एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ की संभावना आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एडिक्वेट एलोकेशन और प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा एसबीआई मल्टी कैप फंड की, जिसका एनएफओ खुला है 14 Feb 2022 से लेकर 28 February 2022 तक। सेबी के डायरेक्टिव्स के हिसाब से एक मल्टी कैप फंड का एलोकेशन मिनिमम 25% ईच मार्केट कैप में रहेगा, यानी कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप शेयर्स में एलोकेशन होगा। बाकी का जो 25% है ये एक फंड के फंड मैनेजर तय कर सकते हैं कि उन्हें अपने फंड में उसका एलोकेशन किस तरह रखना है, यानी कि समय समय पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो इसे एलोकेट कर सकते हैं। और यहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ये डिसाइड किया है कि वो ईच कैटेगरी में मिनिमम 7% एलोकेशन हमेशा रखेंगे, ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच मिनिमम 7% एलोकेशन तो बना रहे। यानी कि यदि मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी आता है, थोड़ा मार्केट नीचे होता है, तो भी एलोकेशन मिनिमम 7% बना रहे। एक लार्ज कैप फंड में मिनिमम 80% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। एक मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें तो मिनिमम 65%, यानी कि स्मॉल कैप है तो मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप शेयर्स में होगा, और यदि ये मिड कैप फंड है तो मिनिमम एलोकेशन 65% यानी कि मिड कैप शेयर्स में होगा। लेकिन मल्टी कैप फंड में 25%, जैसा मैंने कहा, ईच मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में होगा। एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में फर्क यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स ये तय करते हैं कि उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एलोकेशन करना है। यानी कि यह तय है कि मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, लेकिन इसका एलोकेशन मार्केट कैप के बीच किस तरह से होगा, ये फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि किसी वक्त पर उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप या मिड कैप में होना चाहिए या फिर स्मॉल कैप में, वो कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप में किसी भी समय पर मिनिमम 25% एलोकेशन हर मार्केट कैप वाले सेक्टर्स में रहेगा। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहां पर एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लेक्सी कैप बेटर है या मल्टी कैप बेटर है, लेकिन दोनों फंड या दोनों कैटेगरीज में जो फर्क है वो मैंने बताया। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए मल्टी कैप एक बेहतर चॉइस हो सकती है। क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स यदि खुद अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट मींस वो हमेशा हर तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मल्टी कैप आपको चॉइस देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हर वक्त हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में रहेगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन यह है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में होंगी, उसके बाद 101 से लेकर 250 तक, यानी कि अगली 150 कंपनीज मिड कैप, और उसके बाद 250 के बाद जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो यहां पर जब हम मल्टी कैप की बात कर रहे हैं तो अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वेल एस्टेब्लिश होती हैं, पुरानी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, तो यहां पर स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। लेकिन जो मिड कैप कंपनीज हैं ये बेसिकली इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जिन्हें आप आने वाले समय में लार्ज कैप बनता हुआ देख सकते हैं। तो यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, बट कंपैरेटिवली अगर देखें, मतलब कि लार्ज कैप से कंपेयर करें, तो यहां पर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। और यदि स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। वजह यह है कि ये कंपनीज छोटी होती हैं, इनका मार्केट कैप छोटा है, और साथ ही ये कंपैरेटिवली नई कंपनीज हैं। ये कंपनीज बड़ा बनने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन
इन कंपनीज को लेकर रिसर्च उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है जितनी कि लार्ज कैप की, और कई बार ये कंपनीज मतलब छोटे से और छोटा भी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से यदि स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा वॉलेटिलिटी का रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो इसके लिए एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट करना जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी हो, वहां पर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं यहां पर आपको ईयर 2008 से लेकर दिसंबर 2021 तक का एक डेटा दिखाता हूं, यानी कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस या फिर उसके बाद यूरोपियन क्राइसिस की बात हो या फिर ट्रेड वॉर या कोविड-19 वेव, इन सभी स्थितियों में मार्केट कई बार गिरा और मार्केट उठा। तो यानी कि किस तरह से परफॉर्मेंस रही और किस तरह से अलग अलग मार्केट कैप में रिकवरी देखी गई, वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में परफॉर्मेंस की, और इवन जब मतलब कि कोई घटना घटती है तो उस वक्त पर किस तरह से एक मार्केट कैप दूसरे मार्केट कैप के मुकाबले में गिरता है या रिकवरी किस तरह से देखी जाती है, वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने पहले बताया कि जो वेल्थ क्रिएशन की संभावना है वो हर तरह के सेक्टर्स में होती है या हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में होती है, और यही आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से हर बार जब मार्केट गिरा उसके बाद रिकवरी देखी गई। तो यदि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के सेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे तो ये लॉन्ग टर्म में शायद सही साबित होगा। तो अब बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड की, जिसका एनएफओ अभी खुला हुआ है। हालांकि एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पहले भी एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था, जिसे बाद में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फ्लेक्सी कैप के रूप में क्लासिफाई कर दिया। तो अब क्योंकि ये स्पेस खाली था, इसलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो अप्रोच है इस फंड को लेकर, वो एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि हर स्टॉक के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। हालांकि मल्टी कैप कैटेगरी में आपके पास पहले से ही बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो यदि एसबीआई मल्टी कैप फंड की बात करें तो इसका स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वही इसे दूसरे फंड से अलग बना सकता है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई इंडेक्स है, और यदि आप देखें तो निफ्टी 500 में फाइनेंशियल सेक्टर में वेटेज ज्यादा है, लेकिन क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड है तो यहां पर जो वेटेज है अक्रॉस द सेक्टर्स वो बेंचमार्क के मुकाबले अलग हो सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स दिलाए जा सकें। तो स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर्स के बीच में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। यदि स्कीम में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपीज एंड देन इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1, और यदि आप एसआईपी करना चाहें तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू की जा सकती है, और ₹1 के मल्टीपल्स में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और एक ही फंड में सब कुछ चाहते हो, उनके लिए मल्टी कैप फंड एक सही चॉइस है। हालांकि एक नया फंड है जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड की बाकी स्कीम्स की एक लंबी परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, तो उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि ये फंड आपके लिए कितना सुटेबल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।